सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत पाठ के बारे में जाना था, लेकिन उस पाठ को पूरी तरह से समझ जाने का तभी मना पाएंगे जश्न जब हम कर लेंगे इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। तो आज के अभ्यास प्रश्नों में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वर्णनात्मक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला जो हम समझ चुके हैं उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, हमें याद आ जाए कि यह पाठ लिखा गया था रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा, और ये जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ये विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। कलम का जादूगर यानी अपनी कलम से जादू बिखेर देने वाले एक ऐसे विशिष्ट रेखा चित्रकार। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं ये भी आपको याद आ गया होगा। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। स्केच का यह अनुवाद है और इसके दोनों शब्द कौन से हैं? रेखा और चित्र, यानी रेखाओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से एक चित्र उकेर देना। तो इस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान रखकर किसी भी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल, स्वभाव आदि विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है। तो इस रेखा चित्र में हमने किसके विषय में जाना था? बाल गोविंद भगत के विषय में। तो बाल गोविंद भगत का जो पाठ है इसका परिचय भी एक बार देख लेते हैं हम, कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि केवल बाहरी रूप से किसी को देख करके हम सन्यासी या गृहस्थ नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए आधार क्या माना जाता है कि वह जीवन में किन सिद्धांतों को अपना करके चल रहा है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आपको याद आ गया ये पाठ। अब हम चलते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो यहाँ पर 4 विकल्प है: व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी या दस्तकारी। सोच करके देखिए, तुरंत पता चल जाएगा कि मुख्य धंधा था खेती बाड़ी, यानी यही विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का या फिर माँ बेटे का? तो आपको याद आ गया होगा कैसा संबंध मानते थे? प्रेमी प्रेमिका का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी या स्वयं प्रकाश? तो उत्तर स्पष्ट है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहने रहते थे? मोतियों का हार, तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, फूलों का हार या फिर सोने की कंठमाला? तो उत्तर हमें पता ही है, आपने पाठ में पढ़ा था, तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत सवेरे जगकर सबसे पहले कहाँ जाते थे? नदी स्नान, मठ, मंदिर या फिर खेत? तो उत्तर होगा नदी स्नान। उसके बाद वे फिर अपने कामों के लिए अलग अलग जगह जाया करते थे। अगला प्रश्न, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया?
गीत गाए, मृतक शरीर पर फूल बिखराए, सिरहाने चिराग जलाया या उपयुक्त सभी। स्पष्ट है, ये सारे काम किए थे, तो इसलिए विकल्प क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो इससे आपको एक अंदाजा हो गया कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह के पूछे जाने हैं और आप उनके उत्तर आसानी से इस तरह से छांट पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर, और इसमें आपको कुछ पंक्तियों में उत्तर लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। यानी जो भगत का अकेला बेटा था वही उसकी बहू का कौन था? पति था। तो जब उसकी मृत्यु हो गई उस समय भगत अकेले पड़ गए थे और भगत नियम धर्म का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को भोजन बनाकर देना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी और सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसीलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी वो किस तरह के दिखते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, यह बताना है। तो इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे रंग के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनपटी टोपी रहती थी। बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था और सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। तो यही था उनका व्यक्तित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार, खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे, किंतु उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे और वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीर पंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते थे। वहां से जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता था उसी में अपने परिवार का निर्वाह करते थे। अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वह साधु कहलाते थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? यानी जब इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या अलग ढंग से काम किया? यहाँ पर इसका उत्तर क्या रहेगा? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर आम लोगों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने की बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे, यानी उसे भी समझा रहे थे कि यह दुखी होने का नहीं बल्कि आनंद मनाने का समय है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? यानी वे प्रतिदिन ऐसा क्या करते थे कि लोग हैरान रह जाते थे? तो बाल गोविंद भगत अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी से अपना काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में न लाते थे। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते थे कि दूसरों के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे और इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में 2 कोस दूर जाकर नदी में स्नान करना,
पोखरे पर बैठकर गीत गाना आदि कार्यों से युक्त दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। यानी कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर कि सर्दियों की सुबह में वे 2 कोस दूर तक जाते थे, पहले नदी में स्नान करते थे, उसके बाद आकर के पोखरे के किनारे पर बैठ करके गीत गाते थे। लोग हैरान रह जाते थे कि यह सब इतनी ठंड में भी कैसे कर लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको उनके उत्तर लिखने का तरीका भी समझ में आया, परंतु कुछ अन्य संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं जो कि आपके सामने हैं। तो इन प्रश्नों को भी आप अपने आप से कीजिए और इस पाठ को पूरी तरह से समझ लेने का प्रयास कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।